हेलो दोस्तों, मैं मेजर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद ड्रामा में। कहानी वही है, किरदार बदल रहे हैं। कहानी वही है, किरदार बदल रहे हैं। लोग वही हैं, व्यवहार बदल रहे हैं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं घट रही होंगी, तो आपको इनसे परेशान नहीं होना है और अपने टारगेट पर फोकस रहते हुए सफलता के शिखर को छूना है। तो साथियों, अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। यूपी पीसीएस आरओआर को टारगेट करते हुए एक नई एनर्जी, एक नई डेडिकेशन के साथ बेड़ा पार करंट अफेयर्स के नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला टॉपिक्स आपके सामने स्क्रीन पर है। ये संधि या एग्रीमेंट से संबंधित है और ये जो यूपी आरओआर का फेवरेट टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है, सघनीकृत तपेदिक उन्मूलन परियोजना शुरू करने हेतु समझौता हुआ है। ये किस किस के बीच में हुआ है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और इन टीबी प्रभाग तथा उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच हुआ है। ये ध्यान रखना आपको। ये क्यों, इसका उद्देश्य क्या है समझौते का? निःशुल्क तपेदिक उपचार देखभाल तक स्थायी और समान पहुंच प्रस्तुत करना और उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों को सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है। और तपेदिक से संबंधित जो बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक संक्रामक रोग है और भारत सरकार का उद्देश्य जो है 2025 तक सतत विकास लक्ष्य से 5 वर्ष पूर्व ही देश में तपेदिक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है भारत के द्वारा। ठीक है। आपको बताना है कि मलेरिया का टारगेट क्या रखा है, मलेरिया के उन्मूलन के लिए क्या टारगेट रखा है। तो इसमें जो एक पॉइंट और याद रखना है, जो टीबी होती है इसकी जांच के लिए एक नैदानिक मशीन होती है जिसे ट्रू नोट कहते हैं, इसके द्वारा जांच की जाती है। ओके। अब इंडियन ऑयल जो है ने इन मशीनों को उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र की सभी तपेदिक इकाइयों छत्तीसगढ़ राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध कराएगी। ये इसके लिए इनके बीच में समझौता हुआ है। आप याद रखना, इन जिलों के नाम ये आर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूएस जापान अंतरिक्ष सहयोग समझौता। ये 13 जनवरी 2023 को हुआ था। कहाँ पर? वाशिंगटन नासा के मुख्यालय में हुआ था। अब इसको एजेंसी कौन सी है? कार्यान्वयन एजेंसी जो है ये नासा है। ठीक है। ये जो आर का फेवरेट टॉपिक है एग्रीमेंट का, इन्होंने छोड़ के नहीं जाना है आपको। अब नासा के बारे में देख लेते हैं। नासा का पूर्ण फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम में आ जाता है। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखने हैं। और किसके बीच में हुआ है ये समझौता? तो जापान के बीच में हुआ है। ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलने से पहले एक बार लोकेशन देख लो, अमेरिका कहाँ पर है मैप में और जापान कहाँ पर है, ताकि आपको चीज़ें क्लियर याद रहें। देखो, अमेरिका है उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में, अमेरिका यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इधर एशिया में ये इधर जापान है। इनके बीच में समझौता हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा राइट्स का सतत भविष्य के लिए समझौता हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट्स की फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम में आ सकता है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है राइट्स। ठीक है। अब राइट्स के विषय में ही देख लेते हैं किसके साथ समझौता हुआ है। ये आईआईटी कानपुर के साथ समझौता हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है आरओ के लिए, आपको भूलना नहीं है। और ये समझौता का विषय क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग टू ग्रीन द्वारा एक स्थायी भविष्य को मजबूत और विकसित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? कार्बन तटस्थता और एवं सतत विकास की प्राप्ति करना है। ठीक है। अब जो राइट्स है इसके बारे में देख लेते हैं। राइट्स की रेल मंत्रालय जो है भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है रेल मंत्रालय की। और ये राइट्स जो है एक इंजीनियरिंग परामर्शदाता संस्था है जो परिवहन अवसंरचना के क्षेत्र में विशेषता रखती है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1974 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष और प्रबंधन निर्देशक जो हैं राहुल मित्तल जी हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इन स्पेस का जीआईएस अनुप्रयोग के लिए समझौता हुआ है। तो किस किस के बीच में हुआ देख लेते हैं। ये किसके साथ हुआ है? नैनसेट इन्फो टेक्नोलॉजी के साथ हुआ। इन स्पेस का जो जीआईएस अनुप्रयोग के लिए समझौता हुआ वो नैनसेट इन्फो टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है। ठीक है। अब इन स्पेस के बारे में देख लेते हैं। इन स्पेस के को कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र कहते हैं हिंदी में।
ये इन स्पेस क्या है? एक भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत एक एकल सिंगल विंडो स्वायत्त ऑटोनोमस एजेंसी है। ठीक है, इसकी स्थापना 2020 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद में है। ठीक है, और यह इसरो और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच एक कड़ी के रूप में, लिंक के रूप में कार्य करती है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैक्सीन लंपी प्रोवैक्स। अब देख लेते हैं अब किस समझौता करता राज्य कौन से हैं जो महाराष्ट्र के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पर ये स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक के व्यावसायिक उत्पादन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। किस किस के बीच में हुए हैं? केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के बीच हुए हैं। और ये कहाँ पर? और ये महाराष्ट्र नागपुर में हुए हैं। एक तरफ ये डेयरी मंत्रालय था, एक तरफ महाराष्ट्र राज्य है, दोनों के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI है, इसके बारे में जान लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना 1899 में हुई थी और इसकी प्रधान शाखा इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में है और क्षेत्रीय परिसर जो है मुक्तेश्वर पुणे कोलकाता श्रीनगर में है और वैक्सीन उत्पादन का अधिकार इसने पुणे स्थित शाखा को दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में वैक्सीन के बारे में बात कर ले रहे हैं। जो लंपी प्रोवैक वैक्सीन है, ये इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोलोगस लाइव टेन्यूएटेड LSD वैक्सीन है इसका नाम। इसे शॉर्ट में लंपी प्रोवैक के नाम से जाना गया है। और इस वैक्सीन का विकास किसने किया है? इसका नेशनल सेंटर फॉर वेटरनरी टाइप कल्चर ICR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन हिसार हरियाणा के द्वारा और ICR इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर, इन तीनों संस्थानों ने मिलकर इसका विकास किया है। अब भारत में जो लंपी डिजीज है उससे संबंधित के बारे में देख लेते हैं। भारत में जो लंपी डिजीज का रोग 2019 में रिपोर्ट किया गया था और ऐसा पहला राज्य कौन था? उड़ीसा था पहला राज्य। देश में उपलब्ध गोट पॉक्स के टीके से ही इस रोग को नियंत्रित किया गया था। ठीक है, अब महाराष्ट्र के बारे में जानते हो। नागपुर आप देख सकते हो, नागपुर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी यहाँ पर था, यहाँ को लोकेशन है नागपुर की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ZUF के साथ गतिविधियों की समाप्ति के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, अब ZUF क्या है? जेड के फुल फॉर्म क्या है? जिल्यूग्रांग यूनाइटेड फ्रंट है। इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो कौन सी सरकार ने किए हैं? मणिपुर सरकार और भारत सरकार ने ZUF के साथ करे हैं। ठीक है, कब? दिसंबर 2022 में। और इसके अंतर्गत क्या होगा? सशस्त्र कैडरों के पुनर्वास और किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो NTPC प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। तो इसे देख लेते हैं। कब? 26 दिसंबर 2022 को हुआ था। किस लिए हुआ है? NTPC और टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड के मध्य हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको। उसका उद्देश्य क्या है? वाणिज्यिक पैमाने पर हरित मेथनॉल उत्पादन सुविधा विकसित करने की संभावनाओं का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करना और पता लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इरेडा SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। तो इरेडा की फुल फॉर्म क्या होती है? इरेडा को कहते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी और SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, आप ये कहाँ हुआ? 15 दिसंबर 2022 को हुआ था। कहाँ हुआ? किस लिए हुआ है? बीकानेर राजस्थान में 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा संघ या संगठनों से है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी जैविक सोसाइटी है, ये चर्चा में आई थी। तो ये इसकी स्थापना की मंजूरी दी गई थी 11 जनवरी 2023 को। ठीक है, और स्थापना का उद्देश्य क्या था? बहुराज्य सहकारी समिति MSCS अधिनियम 2002 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और इस सोसाइटी का पंजीकरण जो किया गया था बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF पर प्रतिबंध लगा दिया गया इस 5 जनवरी 2023 को। ठीक है, इस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की थी? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा की गई थी। और लगाया क्यों गया है? गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत लगाया गया है। द रेजिस्टेंट फ्रंट क्या है? ये पाकिस्तान आधारित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा समूह है। ठीक है, और ये क्या करता है? ये आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाता है और आतंकियों को भर्ती करता है, आतंकियों घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने के लिए ऑनलाइन युवाओं की भर्ती करता है। ठीक है,
और यह इसका कमांडर कौन था? कमांडर शेख सज्जाद गुल था और लश्कर कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ इन दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओजीवा और वैली बैंक के बीच न्यूट्रिशन का अधिग्रहण के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 8 दिसंबर 2022 को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने इस समझौते को किया है। ठीक है, इनका जो विलय किया है इसने किया है। नेक्स्ट है ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स। ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स चर्चा में क्यों आया? 15 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अध्यक्षता के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड को इसे लॉन्च करता भारत ही था और इसके जो अध्यक्ष हैं, सह अध्यक्ष हैं, भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों हेतु जवाबदेही को बढ़ावा देना है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का किसका हिस्सा है? ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 25 नवासी के प्रावधानों के कार्यान्वयन में शामिल देशों का हिस्सा है। आपको ये ध्यान रखना, 25 नवासी इसका प्रस्ताव है और यह क्या है? एक अनौपचारिक मंच है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IDEX द्वारा 150वां अनुबंध किया गया है। कौन सा? 150वां, ये ध्यान रखना। अब 21 दिसंबर 2022 को किया गया था। किसके साथ? अल्टेयर इंफ्रासेक प्राइवेट लिमिटेड पुणे के साथ। और इसका नाम क्या है परियोजना का? एक्सपेंडेबल मोबाइल एंटी सबमरीन वारफेयर ट्रेनिंग टारगेट। ठीक है, अब आपको IDEX के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। इसे IDEX जो फ्रेमवर्क है इनको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में। इसका उद्देश्य कहता है रक्षा क्षेत्र में सह निर्माण और सह विकास का एक मंच प्रदान करना, स्टार्टअप को शामिल करना और देश में स्थापित रक्षा और एरोस्पेस विकसित करना। और इसको कार्यान्वित कौन कर रहा है? रक्षा उत्पादन विभाग के तहत स्थापित रक्षा नवाचार संगठन DIO द्वारा इसको कार्यान्वित किया जा रहा है। IDEX को वर्ष 2021 के लिए नवाचार श्रेणी में सार्वजनिक नीति के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूनिड रोइट महासभा की अध्यक्षता भारत को दी गई है। अब देख लेते हैं ये क्या है। ये इसका पूर्ण नाम क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉज इसका पूर्ण नेम है और इसमें 63 सदस्य हैं। और ये यूनिड रोइट जो है एक स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है, इसे ध्यान रखना है आपको। और इसकी जो 15 दिसंबर 2022 को महासभा की अध्यक्ष के रूप में इन्होंने किसने संभाला है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी हैं। ये रोम इटली में भारत की राजदूत थी। इन्होंने डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी ने इसकी अध्यक्षता संभाली है, भारत की हैं ये। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1926 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एयरलाइंस विस्तारा और एयर इंडिया का विलय हुआ है। तो इसमें विलय हुआ है तो इसमें देख लेते हैं कब हुआ था। ये 29 नवंबर 2022 को टाटा समूह के द्वारा किया गया है। विलय करने का लक्ष्य क्या है? वर्ष 2024 तक है। और इसमें विलय के बाद सिंगापुर एयरलाइंस की एयर इंडिया में हिस्सेदारी कितनी होगी? 25.1 होगी। आपको इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गूगल द्वारा AI अवतार स्टार्टअप अल्टर की अधिग्रहण किया गया है। अब AI स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया गया था, किसके द्वारा किया गया? गूगल के द्वारा। कितने कितने रुपए में किया गया था? $100 मिलियन में किया गया है। किस जान लेते हैं गूगल के बारे में। गूगल क्या है? गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और इसका मूल कंपनी अल्फ़ाबेट थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है और इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गी ब्रिन हैं। और इसके मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी हैं सुंदर पिचई जी हैं। ठीक है, आपको इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखना है क्या है। ये भी चर्चा में रहता है। यह मशीन की एक क्षमता है जो तर्क सीखने, योजना और रचनात्मक और मानवीय क्षमताओं को प्रदर्शित करती है। और इसके आविष्कारकर्ता कौन है? जॉन मैकार्थी हैं। और इसका उपयोग वेब खोज, ऑनलाइन शॉपिंग, साइबर सुरक्षा और विज्ञापन में होता है। अब स्टार्टअप ऑल्टर के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है? ये इसकी शुरुआत फैसमोजी के रूप में हुई थी, जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें गेम और ऐप डेवलपर्स के ऐप में अवतार सिस्टम जोड़ने के लिए मदद हेतु प्लग एंड प्ले तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसकी स्थापना जॉन स्लिम्स और रॉबिन रस्कजा द्वारा की गई थी। अब AI अवतार क्या होता है? यह एक डिजिटल करेक्टर होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित होता है और जो वर्चुअल सेटिंग में रहता है। इसका उपयोग ऑनलाइन गेम और सोशल नेटवर्क डेटिंग में किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।
अब साइंस के टॉपिक देखते हैं। साइंस में डिफेंस से संबंधित हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है उच्च क्षमता वाला पेरोव्स्काइट सोलर सेल। ये चर्चा में आया है। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मधुमक्खियों के लिए विश्व का पहला टीका है। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खियों के लिए विश्व का पहला टीका किसने बनाया है? तो अमेरिका के द्वारा बनाया गया है। और इस टीका को विकसित किया किसने किया है? बायोटेक कंपनी डानर एनिमल हेल्थ के द्वारा किया गया है। यह टीका अमेरिका फाउल ब्रूड रोग से होने वाली मौतों को रोकने के लिए बनाया गया है। ठीक है। बैक्टीरियम पेनी बैसिलस लार्वा के कारण होता है। ठीक है। ये मधुमक्खियों में होता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी इसी प्रकार का क्वेश्चन जो पैट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि विश्व की पहली 7 मिनट का कैंसर उपचार वैक्सीन किस देश के द्वारा में शुरू की जा रही है? तो किसके द्वारा? इंग्लैंड था, यूएसए, यूएई, चीन। तो किसके द्वारा की जा रही है? इंग्लैंड के द्वारा। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्काई होक, जो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। तो आ सकता है क्वेश्चन में, हाल ही में चर्चा में रहा स्काई होक क्या है? तो आपको बताना है ये भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। और इसे किसने डेवलप किया है? इसे स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स ने डेवलप किया है। और कहाँ पर किया है? वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। आपको ध्यान रखना है। यही इसके बारे में था। और इसमें थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। इसकी अधिकतम गति लगभग 100 किलोमीटर की दूरी 12 से 15 मिनट में तय कर सकता है। 5G टेक्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यह 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। और यह एक तरह की वायरलेस कनेक्टिविटी है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अर्थात रेडियो वेव रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। और यह 3 बैंड लो मिड और हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्कॉर्पिन पनडुब्बी वागीर। 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना में 5वीं स्कॉर्पिन पनडुब्बी वागीर को शामिल किया गया है। तो इसे देख लेते हैं। स्कॉर्पिन पनडुब्बी वागीर क्या है? प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पिन डिजाइन की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है। ठीक है। मैसर्स नेवल ग्रुप है फ्रांस का, और मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई का, इन दोनों ने डेवलप किया है मिलकर। ठीक है। और इसके जो बनाई गई हैं अब तक कौन सी प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत कौन कौन सी बनाई गई? आईएनएस कलवरी बनाई गई, खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, ये 4 जा चुकी हैं। और 5वीं ये शामिल कर ली गई है। और प्रोजेक्ट 75 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट 75 जो है स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास भारत सरकार और फ्रांस सरकार के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। ये पूछ सकता है कौन सी सरकार सहयोग कर रही है इसमें। अब ये क्वेश्चन जो था, जो यूपी पीसीएस का प्री एग्जाम हुआ 14 मई को, उसमें पूछ लिया गया था कि निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? आईएनएस करंज को, आईएनएस वेला को, आईएनएस वागीर को, आईएनएस कलवरी को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आईएनएस वागीर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूरोपीय संघ के पहले मैनलैंड सैटेलाइट लॉन्च स्थल का उद्घाटन हुआ है। अब देखो, यूरोपीय संघ का पहला है, तो पहला है तो इम्पोर्टेंट है, इसे छोड़ के नहीं जाना है आपको। स्वीडन में क्रूना शहर पड़ता है, यहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ। लॉन्च केंद्र का नाम क्या है? स्पोर्ट पार्ट एजेंस है। तो अब स्वीडन की लोकेशन देख लेते हैं। स्वीडन है यूरोप में। ठीक है। और यूरोप में भी कहाँ? देखो, ये रहा स्वीडन। स्वीडन ये रहा, यहाँ पर क्रूना शहर में किया गया है। एस्ट्रेंज अंतरिक्ष केंद्र जो है, इसके बारे में देख लेते हैं। यह उत्तरी स्वीडन में क्रूना शहर के समीप एक रॉकेट रेंज और अनुसंधान केंद्र है। 1964 में बनाया गया था। और इसकी स्थापना यूरोपीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ERSO द्वारा की गई थी। ठीक है। अब और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, और बात कर लेते हैं यूरोपीय संघ की। ये इम्पोर्टेंट है, ये कभी भी पूछ सकता है इसके बारे में। यूरोपीय संघ क्या है? एक 27 देशों का एक समूह है जो सशक्त आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है। इसका गठन वर्ष 1993 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नासा का जियोटेल मिशन है। अब देख लेते हैं क्या है ये। इसकी समाप्ति की घोषणा हुई है 19 जनवरी 2023 को, और लॉन्च हुआ था ये 24 जुलाई 1992 को। इसका मिशन का उद्देश्य क्या था? मैग्नेटोस्फीयर के किनारे पर होने वाली भौतिक प्रक्रिया को खोज करना था नासा के जियोटेल मिशन का। और यह चंद्र वातावरण में ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सोडियम, एल्यूमिनियम की खोज करना इसका भी उद्देश्य था। और इस मिशन के लिए जिम्मेदार एजेंसी कौन थी? तो 2 एजेंसियों के नाम हैं। नासा
जो यूएसए की थी, जाक्सा जापान की थी। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार हुआ है। तो कहाँ पर हुआ है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? CMPDIL रांची सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। CMPDIL क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कोयल इंडिया लिमिटेड की एक सलाहकार सहायक कंपनी है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है TOI 700E क्या है? तो ये क्या है? तो पृथ्वी के आकार का एक नया ग्रह है। ये चर्चा में क्यों आया? जनवरी 2023 में आया था। अब इसे नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया है। सहयोग किसने किया था? नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TES की मदद से खोजा गया था। अब TOI 700E की विशेषताएं देख लेते हैं। यह आकार में लगभग 95% पृथ्वी जैसा है। इसकी प्रकृति चट्टानी और तारों के रहने योग्य क्षेत्रों में परिक्रमा कर रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अनटेल्ड मल्टीकॉप्टर पेलोड का प्रदर्शन किया गया है। तो ये कब किया था? जनवरी 2023 में। और यह क्या है? ये एक मानव रहित हवाई वाहन है, अर्थात ड्रोन है। ये अनटेल्ड जो है मल्टीकॉप्टर जो है एक ड्रोन है। और इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? रांची रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO इसके द्वारा डेवलप किया गया है। कहाँ पर? नागपुर। इसका प्रदर्शन कहाँ पर किया गया है? प्रदर्शन नागपुर मार्च 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक AGM 183A पहली एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब ये इसके बारे में देख लेते हैं। एक पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है और किसने परीक्षण किया है? इसे अमेरिकी वायुसेना के द्वारा परीक्षण किया गया है। इसकी थोड़ी सी जो विशेषताएं इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम के लिए, उन्हें देख लेते हैं। ये हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। हवा से एयर टू सरफेस A2S ये आ सकता है। किस पर? ये इस प्रकार का पॉइंट दे देते हैं, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। मिसाइल का निर्माण लॉकहीड मार्टिन द्वारा किया गया है और अमेरिकी वायुसेना का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कौन सी है? AGM 183A। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली है, अमेरिका की पहली है। मिसाइल की अधिकतम गति 20 मैक या 15,000 मील प्रति घंटा होगी। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बनेगा कि AGM 183A मिसाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, तो ये बात सही है। आप देख सकते हैं AGM 3 ये है। और 9 दिसंबर 2022 को अमेरिका ने इस पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 54 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रह। ये कब लॉन्च हुआ था? 28 दिसंबर 2022 को। किस रॉकेट के द्वारा हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। किसके? फाल्कन 9 के द्वारा। और किस कंपनी के द्वारा है? स्पेस एक्स का लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये पृथ्वी की निम्न कक्षा होती है लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। और लो अर्थ ऑर्बिट जो होती है 200 से 400 किलोमीटर की दूरी पर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेस एक्स की। जैसे नासा की बात करते हैं, स्पेस एक्स की स्थापना जो होती है 2002 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हार्थोन कैलिफोर्निया USA में है और इसके CEO एलोन मस्क हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पिरले बैलिस्टिक मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी गई है। तो किसके द्वारा की गई है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और ये पिरले मिसाइल के बारे में देख लेते हैं। ये कहाँ पर तैनात होगी? चीन और पाकिस्तान की सीमा पर तैनात होंगी। पिरले मिसाइल के बारे में बेसिक जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वेश्चन पूछ सकता है, वो दे देगा कि क्रूज मिसाइल है और इसे डेवलप किया है DRDO ने। और ये सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है और इसकी गति लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। परिचालन सीमा जो होगी 150 से 500 किलोमीटर होगी और सटीकता 10 मीटर तक की है। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मुर्गियों के लिए निष्क्रिय कम रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2 टीके की प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है देख लेते हैं। H9N2 टीका जो है ICR NIHSD भोपाल द्वारा विकसित किया गया है, ये याद रखना है। और ये वायरस के लिए H9N2 वायरस के लिए विकसित पहला स्वदेशी टीका है। ये 5 स्टार वाला बन जाता है जहाँ पर पहला आ जाए। आपको छोड़ के नहीं जाना है, 5 बार रिवीजन करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरलूप तकनीक। हाइपरलूप तकनीक क्यों चर्चा में रहा? इसे डेवलप किया है। ये हाइपरलूप तकनीक के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए किसके द्वारा? टाटा स्टील के द्वारा। किसके साथ हुए हैं?
TUTR हाइपर लूप के लिए। आप देख सकते हैं हाइपर लूप तकनीक के द्वारा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हाइपर लूप तकनीक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। एक परिवहन प्रणाली है जो शहरों को आपस में जोड़ने के लिए एक निर्वात ट्यूब का उपयोग करती है। निर्वात ट्यूब में कैप्सूल पोर्ट के समान वाहन को विमान की गति से संचालित किया जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार मॉडल। ये भारत की पहली है, आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा? मारुति सुजुकी के द्वारा। इसे लॉन्च मॉडल का नाम क्या है? वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति आई है 2022। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसे देख लेते हैं। मानव संसाधन निवेश और ज्ञान आधारित श्रम शक्ति जैसे कारकों को मजबूत करने के लिए वर्ष 2030 तक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स अपने वर्तमान 13वें रैंक से राज्य को शीर्ष 5 राज्यों में लाना है इसका उद्देश्य। इसमें यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, बाकी और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत का पहला 5G संचालित AI निर्देशित कोलोनोस्कोपी परीक्षण किया गया है। तो इसे देख लेते हैं। किस हॉस्पिटल में किया गया? अपोलो हॉस्पिटल में, ठीक है। किस संचार कंपनी ने किया है? भारतीय एयरटेल ने किया है। और भारत परीक्षण में कोलन कैंसर का पता अल्ट्रा लो लेटेंसी से किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चंद्रमा के लिए प्राइवेट मिशन स्पेस एक्स के द्वारा भेजा गया है। तो इसे देख लेते हैं। किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने किया है। और किस रॉकेट से गया है? फाल्कन 9 रॉकेट से गया, क्योंकि ये स्पेस एक्स का रॉकेट है। और मिशन में शामिल क्या होंगे ये ध्यान रखना आपको, पूछे जा सकते हैं। इस मिशन में चंद्रमा के लिए प्राइवेट मिशन जो है, इसमें लैंडर क्या होगा? होकुतो आर जो जापान का है, और रोवर रशीद यूए का, ये दोनों शामिल होंगे। लैंडर किसका होगा? जापान का, क्या नाम है? होकुतो आर। और जो रोवर होगा रशीद होगा जो यूएई का है, ठीक है। आपको याद रखना है। जब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पहले थिंक टैंक 20 बैठक हुई है 2023 की। ये कहाँ पर हुई है? भोपाल मध्य प्रदेश में। बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था दोस्तों। इस क्लास को जल्दी से कराया गया क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, ज़्यादा टॉपिक थे, तो इसको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कराई गई हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। साथ ही ये इनिशिएटिव आपको कैसी लग रही है इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।